नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्त ये टेस्ट सीरीज नंबर 26। देखिए ये टेस्ट जो हुई थी वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का एक एक करके स्कोर कार्ड भी देखेंगे लास्ट में कि किसने कितना नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त लास्ट के बने रहिएगा ताकि आप अपना स्कोर कार्ड देख सके कि आप कितने नंबर पे है, कितना मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, और दोस्त ये चीज जान लीजिए कि जो लोग नए हैं उनको मैं बताता हूं दोस्त, इस टेस्ट में क्या होता है कि 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें जो है 20 से 25 आपका जो है साइंस का क्वेश्चन रहता है यानी जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। अब बाकी 20 से जो बच गए 15 से 20 तक के वो आप जान लीजिए कि जीके और जीएस से क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल मिलाकर के देख लिया जाता है आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं इस टेस्ट में। ठीक है, तो 10 मिनट का टेस्ट होता है, 10 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। एक अच्छा खासा आपको टाइमिंग जो है क्या होता है कि रनिंग स्पीड बन जाता है। तो टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देने से आपकी स्पीड बनेगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है क्या होते हैं कि पकड़ में आते हैं और समझ में आता है कि किस सेक्टर से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और किस सेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि कहां से किस जगह से क्वेश्चन आता है, इसलिए टेस्ट लगाना जरूरी है। तो जो लोग नए होंगे अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है ये आपको हम लास्ट में बता देंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले डिस्कस करा देते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत रिजल्ट भी लेकर के आया है, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, उन सभी का स्कोर कार्ड भी लेकर के आया है, तो उन सबको स्कोर कार्ड भी बताएंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप टेस्ट कहां से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस इस टेस्ट में लिए गए थे 26 में उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट देना है तो लास्ट तक के बने रहिएगा, आपको बताएंगे कि कहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन इसका टेस्ट का। देख लीजिए ये टेस्ट का क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन है। टेस्ट के पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जड़त्व के नियम, गतिज समीकरण, खोज आदि से संबंधित है। ठीक है, देखिए सिर्फ अगर गति यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि जड़त्व की बातें अगर कर लेता है यहाँ पे जड़त्व के नियम के, तो जड़त्व के नियम में आपको पता ही है कि जड़त्व का नियम जो है न्यूटन साहब ने भी दिया था, जो विराम का जड़त्व गति का जड़त्व भी दिया था। लेकिन उससे पहले की अगर बातें कर लेते हैं तो उससे पहले भी किसी वैज्ञानिक ने क्या किया था कि जड़त्व का नियम दिया था और गति का समीकरण और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने भी खोजी थी। ठीक है, तो वो आखिर वैज्ञानिक कौन थे दोस्त? वो थे गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब ने क्या किया था कि जड़त्व के नियम और गति के समीकरण ये सब उन्होंने खोजा था। इसके बाद जो है न्यूटन साहब आए थे। ठीक है, इसके बाद न्यूटन साहब आए थे और न्यूटन साहब ने इन्हीं के जड़त्व के नियम को अपने नियम में जो है गति के नियम में उन्होंने क्या किया था, जड़त्व गति के नियम में या जड़त्व के विराम के नियम में इन्होंने क्या किया था कि शामिल कर दिया। ठीक है, गैलीलियो साहब ने जड़त्व के नियम में दो नियम इसमें भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने सीधा ये चीजें कही थी कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वह तब तक गति में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए, या कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको गति में न ला दिया जाए। तो ये गैलीलियो साहब ने ही कह दिया था, लेकिन इसका प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था। जब न्यूटन साहब आए थे तो अब 1687 या 88 के आसपास की बातें कर लेते हैं कि उस समय इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या किया था कि इन्हीं के विचारों को लेकर के उन्होंने जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जो है बैरोमीटर के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। देखिए बैरोमीटर के आविष्कार से इसमें से जो जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक ये टोलिस लेरिज नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या किया था कि बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर आपको पता ही है कि वायु दाब जो है मापने का काम करता है। एक तो आपका पड़ा वाला बैरोमीटर होता है, एक तो जो है एक तो एयर वाला होता है। तो इस तरह के होते हैं बैरोमीटर, कई तरह के होते हैं। तो उसका इस्तेमाल खोज जो है सबसे पहले एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने ही सबसे पहले बैरोमीटर का आविष्कार जो है किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, दे दिया कि भारी व्यायाम के दौरान पैरों में वसा जमा होने के कारण ऐंठन होती है। मान लीजिए कि आप अधिक दौड़ लेते हैं या अधिक काम कर लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगले दिन आपके क्या होता है कि पैरों जो है दर्द करने लगता है और ऐंठन महसूस होने लगता है। वो दर्द किसकी वजह से होता है? तो वो क्या होता है कि आपके शरीर में जो होता है लैक्टिक एसिड, जानते होइएगा लैक्टिक अम्ल, वही क्या होता है कि जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि ऐंठन और दर्द शुरू हो जाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब फिर आप दोबारा जब रनिंग स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यूअसली जो है रनिंग शुरू करते हैं या व्यायाम या काम करना
लगातार रखते हैं, जारी रखते हैं, तो ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि आपके शरीर में जो जमा होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, फिर इकट्ठा नहीं होता है, फिर आपको दर्द नहीं करेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम अगर कोई हार्ड वर्क अगर कर रहे हैं आप, तो दर्द स्वाभाविक है इस लैक्टिक एसिड के जमा होने से वजह से हो जाता है। ठीक है, अगली नंबर देख लीजिए, कहता है कि विराम की अवस्था में एक औसत वयस्क की प्रति मिनट जो है श्वसन दर की सीमा क्या होती है। तो एक वयस्क है, उसकी श्वसन दर कितनी होती है, एक मिनट में अगर बातें कर लेते हैं तो उसकी सांस लेने की दर जो होती है वो 18 बार होती है, 15 से 17 18 बार जो होती है, ये एक मिनट में जो है इतनी सांसें ले लेती है। ठीक है, धड़कन की बातें या आपकी जो है नस की बातें अगर कर लेते हैं तो एक मिनट में कितनी होती है, 72 से 80 बार होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सभी सवाल जो है ये छोटे हैं लेकिन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, दे दिया कि स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी जिससे प्रतिध्वनि सुनी जा सके लगभग कितनी होती है। देखिए, प्रतिध्वनि यानी इको साउंड सुनने के लिए आपको दूरी कितनी होनी चाहिए। इको साउंड सुनने के लिए मिनिमम जो है 17 मीटर होना चाहिए। कितना, 17 मीटर। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कहीं कहीं जान लीजिए कि आपको दे सकता है 17.2 मीटर के आसपास में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 17.2 मीटर भी एक्चुअल है लेकिन कहीं से 17 मीटर होगा, 17 से कम नहीं होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर प्रावर्तक ध्वनि हम सुनते हैं तो। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि वह धातु जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखता है। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन खोने की जो क्षमता रखता है, कौन रखता है, देख लीजिए, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोने के साथ साथ यह ग्रहण करने की भी क्षमता रखती है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, इसको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, कहता है कि एक लकड़ी का चम्मच है, आइसक्रीम के कप में डूबा हुआ है, दूसरा सिरा क्या होगा, संवहन की प्रक्रिया में ठंडा हो जाएगा या क्या होगा, विकिरण की प्रक्रिया में ठंडा हो जाएगा या ठंडा होगा ही नहीं या चालन की प्रक्रिया से ठंडा होगा। पहली नंबर जान लीजिए कि लकड़ी जो है, ये लकड़ी जो है ये क्या है दोस्त, ये प्रतिरोधक है। क्या है, प्रतिरोधक। ये प्रतिरोधक है मतलब कि इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर है तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप है कि इसका जो है दूसरा सिरा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उसका प्रवाह नहीं करेगा और दूसरा सिरा ठंडा पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि कप में मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल में मान लीजिए कि सपोज दैट कहते हैं कि एक चम्मच जो है लकड़ी का अगर डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये लकड़ी का है, लकड़ी का है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा नहीं, तो यहाँ तक के जो है ठंडा पहुंचेगा नहीं। जितना भाग इसका इसके अंदर डूबा होगा उतना ही भाग इसका ठंडा होगा, बाकी इसके ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है, ये सुचालक नहीं होता है इसलिए। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण सदिश वेग के सदिश के विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में है, तो उस निर्देश करता है, क्या करता है। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलेटर लीजिएगा, तो जितना तेज एक्सेलेटर लीजिएगा उतना तेज आप क्या कीजिएगा कि भागिएगा, और जैसे एक्सेलेटर छोड़िएगा तो वो तो विपरीत दिशा में हो गया ना, तब आपका क्या स्पीड जाएगा नहीं, ये स्पीड जो पॉजिटिव हो रही थी वो स्पीड अब क्या होगी कि घटना शुरू हो जाएगी, मतलब कि स्पीड आपका क्या होगा कि नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तु की गति धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है विपरीत दिशा की बातें। मोटरसाइकिल जहां जा रहा है उसी दिशा में उठ रहे हैं, एकदम स्पीड बढ़ेगा, उसके विपरीत डायरेक्शन में छोड़ेंगे एक्सेलेटर को तो क्या होगा कि वो धीमी होना शुरू हो जाएगा। तो यही बातें इसमें कहा गया है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया कि दो सदिशों का परिमाण सबसे छोटा होता है जब उनके बीच का कोण कितना होता है। तो दो गो सदिश है, उसके परिमाण का मान जो है कब छोटा होगा, तो मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो होता है ए और जो है बी, अगर मान लीजिए कि अगर हो रहा है सपोज दैट कहते हैं, तो इसमें रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ए इंटू बी इंटू क्या होता है कि कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। और थीटा के जगह पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, तो कॉस अगर 90 डिग्री अगर ले लेते हैं सपोज दैट, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इसमें आ जाइए, कॉस जो है 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/√2 होता है। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं तो कितना होता है, -1 होता है। उसके बाद ये है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं, कितना होता है, 1 होता है। सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, माइनस वाला, ये। तो कॉस 180 डिग्री के बीच में यही कोण है जिसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, सदिशों में, दो सदिशों में क्या होगा कि सबसे कम होगा। तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री रखेंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, -1 होगा, जो क्या हो जाएगा कि -AB कर देगा इसे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इतना चीजें पता होना चाहिए, आराम से निकालते चले जाइएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध से जो है वो सही है। तो इसमें जो है
स्पीड बराबर दे दिया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये आपका क्या होगा, सेकंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि किसी वस्तु के भार में वृद्धि के साथ क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को अगर भार कर रहे हैं, भार मतलब क्या होता है दोस्त, ये भार, भार अगर कर रहे हैं, वेट, वेट कर रहे हैं, तो हाँ किसी वस्तु के भार के साथ दबाव में क्या होगा ये जानना है। ठीक है, वेट करिए इसको या फोर्स करिए, फोर्स और वेट दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है जान लीजिए, ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन ही होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये चीज जान लीजिए, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका वेट होता है। ठीक है, अब तराजू है, तराजू पे हाथ रख दीजिए, तो और जोर से रख दीजिए तो वेट आपका बढ़ जाएगा, तो वो फोर्स लगाने पे बढ़ गया है। ठीक है, तो वही बातें बता रहे हैं। तो प्रेशर जो होता है, दाब जो होता है, पी बराबर क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं कि दाब कहते हैं। मतलब कि ये जो दाब जो होता है वो समानुपाती कितना होता है, फोर्स के होता है, और वेट कर्मानुपाती कितना होता है, एकड़ क्षेत्रफल के होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि बल, ये क्या है, ये बल कहिए या एक तरह से भार कहिए, दोनों का कहिए चीजें। तो भार बढ़ेगा मतलब कि दाब बढ़ेगा, और ये क्षेत्रफल होता है, नीचे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल होता है एरिया। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो ये दाब क्या होगा, ये दाब क्या होगा कि घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा मतलब कि दाब बढ़ेगा, वेट कर्मानुपाती है। तो यहाँ पे ये चीजें कह रहा है कि भार के वृद्धि के साथ, मतलब कि भार की वृद्धि के साथ अगर बढ़ेगा तो इसका दबाव क्या होगा, स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें दे दिया कि दरवाजा खोलना, डैश का उदाहरण है। आप जब भी दरवाजा खोलते हैं तो क्या करते हैं, फूंक के थोड़ी खोलते हैं दरवाजा, आप क्या कहते हैं, छू करके खोलते हैं। ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फोर्स लगा करके खोलते हैं। जब तक छू करके नहीं खोलेंगे तब तक थोड़ी नहीं खुलेगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अगला देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल साहब ने किया था। कब किया था, ये किसने किया था, ग्राहम बेल साहब ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ठीक है, अगला देख लीजिए, कहा कि वैज्ञानिक के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए परमाणु, ये परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादन की अगर बातें कर लेते हैं तो प्रतिपादन का, परमाणु का प्रतिपादन जो है किसने किया था, सबसे पहले अगर बातें कर लेते हैं तो जॉन डाल्टन साहब ने। किसने, जॉन डाल्टन साहब ने लगभग जो है 1803 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन इससे भी पहले जो है कई वैज्ञानिक आए थे, 430-20 ईसा पूर्व के पहले बातें कर लेते हैं। उससे पहले भी क्या हुआ था कि परमाणु के बारे में खोजा गया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। बाद में इन्होंने जॉन डाल्टन सामने आया था, उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे जो परमाणु पे रिसर्च किए थे। आपको एक डाटा बता देते हैं, पता लग जाएगा। ये डाटा है, देखिए जैसे कि 1800 ये 3 से लेकर के 8 तक के रहे थे, उन्होंने क्या किया था, परमाणु पे रिसर्च किया था। इनका ये चीजें, डाल्टन साहब का ये चीजें करना था कि परमाणु जो भी वस्तु होती है वो क्या होता है कि एक परमाणु से बने होते हैं। किसी भी एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट मतलब एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या मान लीजिए कि मैग्नीशियम हो गया, ये सब एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट बने होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबका परमाणु क्या होता है, एटम जो होता है सबका, मतलब कि एक एलिमेंट का एटम जो होता है वो सेम होता है इसमें। ठीक है, फिर दूसरे में चले जाइए तो दूसरा एटम अलग होगा, सेम होगा इसका। फिर तीसरे में चले जाइए, तीसरा का एटम क्या होता है कि सेम होता है, ये चीज होता है। तो जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, सबका परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु के होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे तत्व की अगर बात कर लेते हैं तो सारे परमाणु भी क्या होते हैं कि डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाता है या कि अलग हो जाता है। तो ये चीजें उनका कहना था, ये डाल्टन साहब का। ठीक है, बाकी बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, थॉमसन साहब आए थे, रदरफोर्ड आए थे, बोहरा आए थे, ये स्कोलडिंग आए थे, ये चैडविक आए थे, ये सभी ने आकर के क्या किया था कि परमाणु पे रिसर्च किया था। ठीक है, तो ये चीजें था, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। थॉमसन साहब ने भी आए थे, इसके बारे में इन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। उसके बाद जो है ये आपका रदरफोर्ड साहब आए थे जो न्यूक्लियस का खोज किया था इन्होंने, कि इसमें न्यूक्लियस है, इसमें पहले से कोई चीज पॉजिटिव जो है क्या होता है कि आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन का इन्होंने क्या किया था कि खोज किया था न्यूक्लियस का, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो बोहर साहब आए थे जो इलेक्ट्रॉन्स के सेल की खोज की थी, कि ये सेल होता है, इसके चारों ओर जो है एक कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर दौड़ते रहते हैं, तो ये किया था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे। तो ये चीजें है, थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसको ले लीजिएगा पीडीएफ, इसको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है,
तो उसको ले लीजिएगा, वहां पे आपको हम सेंड कर देंगे। देखिए, एक टेडपोल की प्रक्रिया के द्वारा जो है वयस्क मेढक विकसित होता है। तो टेडपोल के द्वारा जो है मेढक विकसित होता है, वो क्या होता है, क्या कहलाता है? देखिए, वो जो कहलाता है दोस्त, ये काया पलट कहलाता है। ये काया पलट कहिए या कायांतरण कहिए, कायांतरण कहिए या काया पलट कहिए। इसके द्वारा क्या होता है कि मेढक जो होता है, जो क्या होता है कि टेडपोल के रूप में रहता है, टेडपोल के रूप में रहता है, मेढक के रूप में विकसित होता है। तो टेडपोल से मेढक के रूप में जो विकसित होने की प्रक्रिया होती है, वही उसको काया पलट या जो है कायांतरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये। जैसे कि मान लीजिए, तो ये मेढक हो गया, मेढक हो गया, ये क्या करता है कि सबसे पहले जो है अपने जो है ये फ्रॉग स्वयं देता है। तो ये यहां से इसकी प्रक्रिया, ये फर्स्ट स्टेज ये हो गई। सेकेंड स्टेज ये हो गई जो अंडा बनती है, उसके बाद ये अंडे से बाहर निकलने की पोजीशन में आता है, ये थर्ड नंबर में। तब ये क्या कहलाता है कि टेडपोल कहलाता है। टेडपोल में क्या होता है कि टेडपोल से मेढक बनने की प्रक्रिया होती है, बहुत सारे तरह की प्रक्रिया होती है। ये दिखने में आपको बिल्कुल मछली की तरह लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये विकसित होता है, वैसे वैसे क्या होता है कि इसकी जो है ये गलफारा जो होता है वो भी विकसित होता है। शुरू में गलफारा नहीं रहता है इसका, ये एक पूंछ की तरह रहता है। ये भी पूंछ क्या होता है कि धीरे धीरे विकसित होता है, इसका गलफारा होता है, यहाँ से पैर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यह पैर निकलता है। जब ये मेढक बनता है तो इसका गलफारा यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, ये गलफारा इधर बनना शुरू हो जाता है, पूरी तरह से चारों पैर विकसित हो जाता है। और इसका पूंछ आता है, जब पूरी तरह से मेढक एडल्ट मेढक बन जाता है तो इसका पूंछ भी क्या होता है कि कट जाता है। तो यह एक जो है मेढक का फ्रॉग का क्या है कि लाइफ साइकिल है। और ये जो होता है, ये जो अंडा होता है, अंडा से जो निकलता है वही मेरा क्या कहलाता है, टेडपोल कहलाता है। टेडपोल से मेढक बनने की जो प्रक्रिया होती है वही कायांतरण कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कायांतरण कहलाता है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि पौधे का कौन सा भाग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो पौधा में क्या होता है कि स्टोमेटा होता है, मतलब कि रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पत्ती हो गया, ये पत्ती हो गया, तो इसमें क्या होता है ना दोस्त कि इसमें जो है छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इसी रंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग स्टोमेटा कहते हैं इसको, मतलब कि रंध्र कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाता है, ऑक्सीजन घुसता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुसता है और जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि पिज्जा, बर्गर, नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन सी भरपूर होते हैं। तो ये विटामिन, देखिए विटामिन सी तो भरपूर नहीं होते हैं, ये विटामिन सी भरपूर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्या इसमें दे दिया क्या विटामिन सी भरपूर होते हैं? तो नहीं, विटामिन सी भरपूर नहीं होता है। जितने भी आप फास्ट फूड जो खाते हैं उसमें विटामिन सी नहीं होता, ये चीजें जान लीजिए। विटामिन सी के अलावा आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ये सब चीजें होते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, वैसे खास करके सबसे ज्यादा जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट जो है, जितने भी बर्गर हो गए, चाहे पिज्जा हो गए, चाहे नूडल्स हो गए, वो सभी में क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं होता है। विटामिन सी की मात्रा कहां मिलती है? तो विटामिन सी की मात्रा जो है हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, उससे जो भी पौधे मतलब कि भोज्य पदार्थ बनते हैं, हरे साग सब्जी, उसमें विटामिन सी की मात्रा जो है भरपूर होती है। अब विटामिन सी की मात्रा होना बहुत जरूरी है। जो लोग अगर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, आपको हम ये चीजें बता देते हैं कि विटामिन सी की कमी हो जाएगी। विटामिन सी की जो होती है वो आपके शरीर में क्या करते हैं कि इम्यूनिटी देने की, मतलब कि इम्यूनिटी देती है, मतलब आपको लड़ने की क्षमता जो है प्रदान करती है। तो आप अगर बर्गर ये सब खा रहे हैं तो आपको तो विटामिन सी मिलेगा नहीं। अब विटामिन सी नहीं मिलेगा तो छोटे मोटे जो बीमारी होती है उससे लड़ने की क्षमता आपको बनेगी नहीं। तो आप छोटे मोटे बीमारी में भी मतलब कि जोर से बीमार पड़ जाइएगा। ठीक है, लड़ने की क्षमता नहीं होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए बर्गर खाना छोड़ दीजिए। इसमें आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, ये विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन ये विटामिन सी नहीं मिलेगी, जो शरीर के लिए, त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है ये विटामिन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखिएगा, आपको समझा दिए हैं वैसे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कहता कि भोज्य का वह घटक जो हमारे शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। तो हमारे शरीर में संक्रमण को लड़ने से मदद कौन करता है? ये प्रोटीन करता है। कौन? प्रोटीन करता है। दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है, तो बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए कि दूध देना चाहिए पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पढ़ते रहते हैं बच्चे तो क्या होता है कि उसके सेल्स जो टूटते रहते हैं और उसका सेल्स का निर्माण होते रहते हैं, उस समय उसकी प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। तो संक्रमण जो है आते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो इसलिए बताते हैं चाहे प्रोटीन आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, वही लड़ने की क्षमता बनाता है।
चलिए अगला नंबर देख लीजिए, चट्टानों के अतिरिक्त जो है मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो चट्टानों के अतिरिक्त जो है मिट्टी में क्या क्या चीजें होती है? खनिज होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायु होते हैं, जड़ होते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह चीज दे दिया कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ब्रह्मांड में अगर मान लीजिए कि दो गो कण है, दो गो पार्टिकल्स है, ये दो गो पार्टिकल्स हो गया, ये दो गो, अगर ये दोनों की अगर बातें कर लेते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं कि एक बल से आकर्षित करते रहते हैं, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बीच की जो दूरी होती है आर जो होती है, तो इसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए, इसका द्रव्यमान m2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये फोर्स जो लगता है, ये चीजें जान लीजिए कि ये जो समानुपाती होती है किसके, m1 इंटू जो है m2। अब व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है? तो व्युत्क्रमानुपाती जो होती है 1/r² की होती है, बीच की दूरी की होती है। जब इसी दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो हम लोगों को क्या इक्वेशन एक प्राप्त होता है? तो ये समानुपाती का चिन्ह जो हट जाता है, या ये कैपिटल G का मान लगता है, m1 इंटू m2 बाई जो है r², ये चीजें होता है। तो इसमें क्या होता है कि बल जो लगता है, ये चीज जाने कि उसके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। उसके द्रव्यमान के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2 पे करता है, तो बिल्कुल करता है। उसका द्रव्यमान के योग पे मतलब कि m1 प्लस m2 पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, ये नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कैपिटल G है इस पे करता है। तो आपका आंसर जो होगा ये क्या होगा? ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी का कमजोर क्षेत्र का नाम बताना है। देखिए पृथ्वी के पपड़ी सबसे ऊपर वाला भाग होता है, और उसके कमजोर क्षेत्र का नाम जो होता है उसको भूकंप के नाम से जानते हैं। वहीं पे सबसे ज्यादा जो है आपको भूकंप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वैसे ये चीजें जान लीजिए कि आखिर उसका ओरिजिनल नाम क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी के हम अगर थोड़ा सा ये कटे हुए भाग को अगर जूम कर लेते हैं तो जूम करने के बाद क्या दिखेगा आपको? ये चीजें दिखेगा। इसमें क्या है आपको कि लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसको भूकंप वाला क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप वाला क्षेत्र कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपका भूकंप आते रहता है। यही सबसे ऊपरी वाला भाग जो है सबसे कमजोर क्षेत्र होता है, जिसपे भूकंप की झटकाएं जो है ज्यादातर आती रहती है। इसको ध्यान में रखिएगा। लगभग जो है ये 100 किलोमीटर के आसपास में होती है। ये 100 किलोमीटर यहां लिखा भी होगा, क्रस्ट होता है, ये 100 किलोमीटर के आसपास में होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया कि भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहां खोला गया था। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय जो है नई दिल्ली में खोला गया था। कहां खोला गया था? नई दिल्ली में। कब खोला गया था जान लीजिए, ये खोला गया था 15 अगस्त 1947 में, 1947 में खोला गया था। ठीक है, ये पहला संग्रहालय जो है तो इसमें क्या था? तो इसमें जितने भी मतलब कि पुराने सामग्री चीज है, अब तो संग्रहालय म्यूजियम तो समझते होइएगा, तो म्यूजियम में जितने उससे पहले आजादी के पहले जितने भी चीजें हैं सब कुछ चीजें संग्रहालय में रखा गया था। इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो श्री राजगोपालाचार्य राजगोपालाचार्य जो है, ये इन्होंने ही क्या किया था कि इसका उद्घाटन किया था। ये बन करके उसका स्ट्रक्चर जो है कब तैयार हो गया था, मतलब स्ट्रक्चर कब बनना तैयार हो गया था ये जान लीजिए। स्ट्रक्चर की अगर बात कर लेते हैं तो 1943 या 42 के आसपास में क्या था कि ये बनना शुरू हो गया था ये। ठीक है, 42 के आसपास में कंप्लीट जाकर के 15 अगस्त 1947 में इसकी से राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कर दिया गया था श्री राजगोपालाचार्य के अधीन में। इसको ध्यान में रखिएगा। जो क्या थे कि एक गवर्नर थे, आपको पता ही होगा, पढ़े होइएगा इतिहास, तो ये चीजें है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है मुंबई में भी किया गया था। सेकेंड जो अगर देखा जाए तो मुंबई में भी किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय का, लेकिन पहला यहाँ किया गया था। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि इनमें से कौन सा भारत का लघु उद्योग है, मतलब कि छोटा इंडस्ट्री है, एकदम स्मॉल। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं तो हथकरघा है। हथकरघा क्या होता है? तो हाथ से सूत काटना, और क्या होता है कि कपड़ों को बुनना। तो ये जो है वैदिक, मतलब कि वैदिक नहीं, पुराने समय से ही चलते आ रहा है। ये आजाद भारत से पहले की बातें कर रहे हैं, उस समय से हथकरघा चलते आ रहा है। आप देखे होइएगा महात्मा गांधी भी सूत काटा करते थे। ठीक है, तो ये पूर्वजों के द्वारा जो है एक दूसरे पीढ़ी जो है उसका जो है काम में लाते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी कर्मचारी का जो है चयन किया जाता है, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से भी इसमें जो है कर्मचारी लगते हैं काम करने के लिए हथकरघा में। ठीक है, सूत काटते हैं, कपड़े बुनते हैं, तरह तरह के कपड़े का निर्माण करते हैं, तो ये हथकरघा होता है जो एक लघु उद्योग के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है इनमें से, अच्छा ये तो बता ही दिए हैं।
अगला देखिए, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? देखिए, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण की अगर बातें कर लेते हैं तो दोस्त ये रेलवे है। क्या है? रेलवे। रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है। इसमें अभी तक की अगर बात कर लेते हैं प्रेजेंट में, अगर हम प्रेजेंट की अगर बातें कर लेते हैं तो इसमें कितना लगभग कर्मचारी है? इसमें अगर एम्प्लॉय की अगर बातें कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि इसमें 13 लाख लगभग जो है एम्प्लॉय इसमें अभी काम कर रहे हैं। ये चीजें जान लीजिए, 13 लाख अभी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। हर साल रिटायरमेंट की अगर बातें कर लेते हैं इसमें कि हर साल कितना रिटायरमेंट होता है, हर साल रिटायरमेंट जो होता है आपको ये चीजें बता देते हैं कि लगभग जान लीजिए कि 46,000 से लेकर के जो है 53,000 तक के जो है लोग जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। वैकेंसी कितनी आती है आपकी? 15,000 17,000 प्रत्येक साल यही वैकेंसी आती है। लेकिन रिटायरमेंट की अगर बातें कर लेते हैं तो 50,000 जो है जो है जान लीजिए कि रिटायरमेंट हर साल होती है। सबसे बड़ा यही इसमें भी कर्मचारी है, लगभग 13 लाख कर्मचारी इसमें जो है कार्यरत है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट को वैकेंसी देनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं, आपको अस्थायी रूप से वैकेंसी खत्म कर रही है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला दे दिया आकाशीय पिंड के जो है अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आकाशीय पिंड जो होते हैं उसके अध्ययन को किस रूप में हम लोग जानते हैं, ये जाना है तो उसका जो है एस्ट्रोनॉमिकल के रूप में जानते हैं। क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के रूप में जितने भी खगोलीय पिंडों के अध्ययन करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखिए, वॉर एंड पीस उपन्यास किसने लिखी थी? देखिए, वॉर एंड पीस उपन्यास किसने लिखी थी दोस्त? वॉर एंड पीस जो उपन्यास लिखे थे लियो टॉल्स्टॉय साहब ने। किसने? लियो टॉल्स्टॉय साहब ने लिखी थी। और इस वॉर एंड पीस की बातें कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट बुक क्या माना जाता है? लार्जेस्ट उपन्यास के रूप में। ठीक है, लार्जेस्ट इसको बुक माना जाता है। ये चीजें क्यों माना जाता है? इसमें अगर पेज की बातें कर लेते हैं दोस्त, पेज की जो है 1225 पेजेज है। इसमें कितना है? 1225 पेजेज है। इसको पढ़ करके समझना इतना आसान नहीं है, ये चीजें जान लीजिए। लेकिन पढ़ करके समझा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बुक लिखा है तो पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये चीजें जान लीजिए कि ये जो वॉर एंड पीसेज है ये किसके बारे में है? तो ये जो है इटली में मतलब कि ये नेपोलियन जो थे, नेपोलियन, ठीक है, तो नेपोलियन ने जो युद्ध किया था, ठीक है, युद्ध किया था किसमें? इटली में। इटली में। तो उससे पहले इटली में जो युद्ध हुआ था, उससे पहले जो युद्ध हुआ, उससे पहले युद्ध के बाद जो हुआ उसके बारे में क्या है कि थोड़ा सा इसके लियो टॉल्स्टॉय साहब ने क्या किया था कि वॉर एंड पीस के बारे में उल्लेख किया है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक किस वर्ष जो आयोजित किया गया था? देखिए, पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक की अगर बातें कर लेते हैं तो 1896 ईस्वी में इसकी जो है क्या की गई थी? आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है हिटलर पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? हिटलर के पार्टी को किस नाम से? नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं, जो बाद में नाजीवाद बन गया था। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि पृथ्वी का फेफड़ा जो है किसे माना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? भाई, पृथ्वी का फेफड़ा जो माना जाता है वो अमेजन को माना जाता है। किसे? अमेजन जो वर्षा वन है उसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और ये चीजें जान लीजिए कि पृथ्वी का फेफड़ा क्यों मानते हैं, क्योंकि देख लीजिए ये अमेजन जंगल है, इतना बड़ा अमेजन जंगल है। ये चीजें जान लीजिए कि पृथ्वी का, आपको बता देते हैं कि पृथ्वी की अगर बातें कर लेते हैं, किसकी? पृथ्वी की। तो पृथ्वी की अगर बातें कर लेते हैं तो पूरा हॉल पृथ्वी का क्या करता है ना, ये पूरे हॉल पृथ्वी का 20% तक के जो है ऑक्सीजन क्या करता है? 20% तक के ऑक्सीजन O2 जो है क्या करता है कि देता है। ये चीजें जान लीजिए। और 20% तक के जो है क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, और इसी से जान लीजिए कि पर्यावरण जो है संतुलित बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट इसकी अगर मान लीजिए कि अगर किसी वजह से अगर विनाश हो जाए, तो ये अगर विनाश हो जाए तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी का जो आप देख रहे हैं संतुलन, वो संतुलन बैलेंस जो होगा वो बिल्कुल तरह से बिगड़ जाएगा। जान लीजिए, तो 20% तक के ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर संतुलन कायम है, इसलिए पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। ये इस अमेजन जंगल में क्या होता है ना दोस्त की अनेक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, अजीबोगरीब पाए जाते हैं। ठीक है, अनकोंडा तक के जो कहते हैं ना कि सांप जो है आपको इसी में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी तक के जो है इसको पूरे जंगल को सही तरह से भ्रमण किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। अगला दे दिया है कि मोनालिसा किस शताब्दी के चित्र की गई थी? मोनालिसा की जो कहा जाता है इसमें किस शताब्दी में चित्र की गई थी, ये जानना है। देखिए, मोनालिसा के चित्र की बातें अगर किया जाता है तो ये 16वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 16वीं शताब्दी में। कब से लेकर के? तो 1503 से लेकर के जो है 1508 तक के क्या किया गया था? इसका चित्र जो है किया गया था। ठीक है, किसने किया था?
लियोनार्डो करके है ना, लियोनार्डो विंचो करके है ना, बिंदो। तो इन्होंने ही क्या किया था कि इसका जो है क्या किया था कि जो है चित्रण किया था। लगभग जान लीजिए कि ये चित्र बनाते बनाते क्या ये थे, लियोनार्डो जो थे, लियोनार्डो इनका चित्र बनाते बनाते ही इसका जो है डेथ हो गया था। 1503 से लेकर के 1508 तक के किया, 8 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। फिर भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था मोनालिसा का चित्र। तो अब इसका चित्र का कंप्लीट किसने किया था, इसके एक जो है मित्र जो थे, इनके सहयोगी जो थे, उन्होंने इस चित्र को क्या किया था कि पूरी तरह से कंप्लीट किया था। अगर फोटो में मुस्कान की अगर बातें कर लेते हैं, हंसने की बातें कर लेते हैं, सुंदरता की बातें कर लेते हैं, तो उसमें मोनालिसा जो चित्र किया गया है उसकी जो सबसे पहले वर्णन आती है चीज, ठीक है। लेकिन ये चीज जान लीजिए कि जब तक ये बन करके तैयार हुआ था तब तक की अगर बातें कर लेते हैं इसकी, तो उतना प्रचलित नहीं था। प्रचलित कब हुआ था, जब इसकी फोटो चोरी हो गई थी। जब इसकी फोटो चोरी हो गई थी तब ये जो है सबसे ज्यादा जो है प्रचलित में आ गए थे, ठीक है। फोटो चोरी हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि ये एक व्यक्ति थे, इसका नाम मुझे ख्याल नहीं है, एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो इसने क्या किया था कि मोनालिसा, ये जो है म्यूजियम में गए थे, क्योंकि मोनालिसा का जो है फोटो कहाँ म्यूजियम में रखा गया था। तो म्यूजियम में रखा गया था, तो ये कांच में, म्यूजियम में कांच लगाने का काम कर रहा था। इन्होंने ही क्या किया था कि इस मोनालिसा का फोटो जो है इसमें जो है अपने कोट में चुरा करके ले गए थे, ठीक है। चुरा कर ले जाने के बाद जो है ये चीजें जान लीजिए कि लगभग आपको हम ये चीज बता देते हैं कि 2 साल बाद, कितना, 2 साल बाद क्या हुआ था कि इसकी फोटो मिली थी लियोनार्डो का। ले जाने के बाद 1 साल तक के तो पता ही नहीं चला कि कौन लेके गया है, नहीं गया है। कुछ समय तक तो ये भी पता नहीं चला कि फोटो है भी कि नहीं है। लेकिन 2 साल बाद पता चला कि ये है, और उसके बाद ये पकड़ा गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है चर्चे में आ गए थे ये मोनालिसा का फोटो, ठीक है। ये मोनालिसा का चित्र सबसे ज्यादा उसके चोरी होने के बाद, चोरी से पहले उतना फेमस नहीं थे, लेकिन चोरी होने के बाद सबसे ज्यादा ये फेमस में आ गए थे, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। अगला देख लीजिए, अगला ये चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा है। तो ये मृत सागर है, सबसे ज्यादा नमकीन है। इसमें लोग अगर जाते हैं तो डूबते भी नहीं है, क्योंकि नमकीन होता है। उसकी डेंसिटी क्या होती है कि सबसे कम होती है, उसमें आप डूब नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है कौन सा नदी है, कौन सा महासागर है ना। तो ये है पूछा जाता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है, अफ्रीका यूरोप के बीच पूछ दे, हो सकता है अफ्रीका जो है यूएस के बीच, उत्तरी अमेरिका के बीच पूछ दे। तो इसको ध्यान में रखना है। आपको एक बता देते हैं मैप के अनुसार, तो उससे आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे जान लीजिए कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर क्या है कि स्थित है, कौन सा, हिंद महासागर। अब इसको ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आपको बता देते हैं इसको। तो ये है अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अफ्रीका और जो दक्षिणी अमेरिका के बीच में पूछ दिया जाए, तो ये अटलांटिक महासागर याद रखिएगा। हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के बीच पूछ दे, तो भी ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। पूछे जाते हैं, हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका इसके बीच में पूछ जाता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए अफ्रीका और इसके जो है अटलांटिका के बीच है, ये साउथर्न जो है ओशियन है। तो ये इस तरह का जो है ओशियन पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या थे। वैदिक आर्य जो थे, जो आर्य आए थे, उनका मुख्य भोजन क्या थे। देखिए जिस समय आर्य आए थे उस समय की अगर भोजन की बात कर लेते तो वो पशुपालन किया करते थे। अब पशुपालन से उनकी जो भी प्रोडक्ट होती थी वही वो खाते थे, जैसे कि दूध हो गया, उनसे मांस का उत्पादन करना, वो खाना, ठीक है। तो ये चीजें उनका मेन मुख्य भोजन था। अगला नंबर देखिए, वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में कदम रखने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति बना था। कब बना था, 1498 में। हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि 1497 ईस्वी में वो निकला था, 1498 ईस्वी में जाकर के पहुंच गया था। कहां पे, कालीकट। कहां, कालीकट, ध्यान रखिएगा। कालीकट तट पे जो है क्या हुआ था कि ये पहुंचा था, तट वहां पे पहुंचा था, जो कहां है आपको जो है केरल में देखने के लिए मिलेगा। केरल कर्नाटक के पास में चले जाएगा वहीं पे, ठीक है। और वहीं पे उसकी जो है समाधि भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इसकी क्या होता है कि समाधि भी यहीं पे मरेगा। आपको हम बता देते हैं कि ये जो है यूरोपीय जो व्यापार जो है लगभग जो है 3 बार आना जाना किया था। कितने बार, 3 बार आना जाना ये किया था, 3 बार आया गया था इतना मसालों का व्यापार करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अकबर द्वारा शुरू की गई वंशावतारी प्रणाली जो है
भारत में प्रचलित प्रणाली उधार ली गई थी, किससे उधार लिया गया था? देखिए अकबर द्वारा, वो अकबर कहिए या मुगल कहिए, क्या कहिए, मुगल काल की है अगर बातें कर लेते हैं तो अकबर कहिए या मुगल काल कहिए, उसमें जो मनसबदारी प्रथा था तो उसका अपना मनसबदारी प्रथा नहीं था मुगल का, या अकबर के द्वारा लाया गया हो या मुगल के द्वारा लाया हो, उसकी बातें कर लेते हैं। उसकी अपनी मनसबदारी प्रथा नहीं थी, वो उधार लिया गया था। किससे उधार लिया गया था? तो ये मंगोलिया से लिया गया था। किससे? मंगोलिया से। आखिर इसमें था क्या? देखिए इसमें ये चीजें था कि अकबर जो रखेगा, ये घोड़ा रखेगा, चाहे सैनिक रखेगा, ठीक है, या किसी भी तरह का जो है कोई भी चीज रखेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि इसे मंथली सैलरी देना पड़ेगा। कितना? मंथली सैलरी जो अभी चलता है ना सैलरी, उस तरह की मंथली सैलरी देना पड़ेगा। ये मंगोलिया से मनसबदारी प्रथा उधार ली गई थी, तो इसको ध्यान में रखेगा। ये चीजें था जो मुगल के द्वारा लाया गया था उधार पे, ठीक है। अगला देख लीजिए, कहता कि महात्मा गांधी की टिप्पणी, एक ढहते बैंक पर एक उत्तर दिनांकी चेक डैश के प्रस्ताव के संबंध में है। ये क्रिप्स मिशन के संबंध में है। किसके? क्रिप्स मिशन के संबंध में। क्या था कि ब्रिटिश लोग जो थे, ये ब्रिटिश लोग के द्वारा दिया गया था, ये चीज जान लीजिए। ये ब्रिटिश लोग के द्वारा क्या हुआ था, महात्मा गांधी को ये क्रिप्स मिशन जो है समझौता दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे लेने से इनकार कर दिया था 1942 के आसपास में, ठीक है, 1942 की ईस्वी के आसपास में लेने दिया, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा था कि नहीं ब्रिटिश हमके साथ क्या कर रहा है कि खिलवाड़ कर रहा है, खेल कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने एक टिप्पणी की कही थी कि एक ढहते बैंक पर एक चेक उत्तर दिनांक के चेक के प्रस्ताव के बराबर है, तो उन्हीं का ये रिमार्क था, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि गायत्री मंत्र जो है किसकी रचना है। देखिए गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र की है। किसकी? विश्वामित्र की, जो ऋग वेद में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा? ऋग वेद में, ठीक है, ऋग वेद में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो विश्वामित्र के द्वारा जो है रचना की गई है। या कभी कभी पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र जो है किससे लिए, कौन सी वेद से लिया गया है, तो ऋग वेद से लिया गया है, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, पतंजलि जो है निम्नलिखित में से किसका संकलन प्रसिद्ध है। देखिए पतंजलि जो है ये जान लीजिए कि योग सूत्र का, किसका? योग सूत्र, जिसमें जान लीजिए कि 190 सूत्र जो है इसमें शामिल थे। कितना? 196 जो है सूत्र इसमें योग सूत्र में जो है शामिल है, तो ये पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, कह दिया कि उपनिषदों ऐसी पुस्तक है जिन पर क्या है। देखिए उपनिषद एक ऐसा पुस्तक है जिन पर ये क्या है कि ये फिलोसफी है, क्या है? दर्शन शास्त्र है। क्या है? दर्शन शास्त्र, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दोस्त इतने क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट में दिए गए थे, आपको हम ये चीज बता दिए हैं, और जिन लोगों को टेस्ट देना होगा आपको हम ये चीज बताते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड टेस्ट ऐप, ये टेस्ट ऐप है, टेस्ट ऐप का नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है ERCB सर से, प्ले स्टोर पे जाकर के, गूगल प्ले स्टोर है, इस पे सर्च कीजिएगा, आपको ये एप्लीकेशन आ जाएगा, लोगो लगा हुआ, जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पे आपको क्या होगा कि ग्रुप डी, क्या? ग्रुप डी एंड आपको एनटीपीसी का टेस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो है 26 करा दिए हैं, जाकर के 27 टेस्ट जो है क्या है कि एक्टिव है, जाकर के उसको टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसको जाइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के इस पे टेस्ट लगा लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं उनको बताते चलते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो जो लोग टेस्ट दिया है लास्ट तक के बने रहिएगा, आपको बता देते हैं कि आप कितना नंबर लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा, आपको दिखाते चलते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रुप डी में टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको बता देते हैं, ठीक है। कि पहले नंबर पे देख लीजिए, पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है, दूसरे नंबर पे ये पवन है, तीसरे नंबर पे श्वेता कुमारी है, चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं रमेश चौहान, पांचवें नंबर पे ये बिट्टू राज है, छठे नंबर पे ये महेश कुमार है, सातवें नंबर पे ये रंजन पंडित है जो सातवें नंबर पे है। अगला दिखाते हैं, आठवें नंबर के अगर कहां भाग रहा है, आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं, ये देखिएगा सुमन पाल करके है। नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लखन सिंह करके है। 10वें नंबर पे सोनल सिंह करके है, सोनल लाल है। तन्नू आर्या करके 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पे ये क्या है कि अक्षय कुमार है, उसका 13वें नंबर पे मुकेश राम है। 14वें नंबर पे ये काजल कुमारी है। 15वें नंबर पे MD शक्कर है, उसका 16वें नंबर पे ये संजय चौधरी है। 17वें नंबर पे ये क्या है कि श्याम कुमार करके है जो आपका 17वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे देख लीजिएगा ये सूरज कपूर करके है, उसके बाद ये है 19 नंबर पे ये पप्पू है, उसके बाद 20 नंबर पे कमलेश कुमार है। 21वें नंबर पे ये भरत राम है। 22वें नंबर की बात कर लेते हैं खुशबू कुमार है। 23वें नंबर पे ये मोहन कुमार है। 24वें नंबर पे बबलू है। 25वें नंबर पे राकेश यादव है। 26वें नंबर पे ये देवराज है। अपना मार्क्स सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद दिखाते हैं 27वें नंबर पे ये कमलेश कुमार है, 28वें नंबर पे ये अली राजा है, 29वें नंबर पे अंशु है, 30वें नंबर पे इंद्रजीत है, 31वें नंबर पे मोहन दुबे है, 32वें नंबर पे हरि किशन है, 33वें नंबर पे ये आकाश यादव है, 34वें नंबर पे अनीश है, 35वें नंबर पे ये सुजीत है। ठीक है, उसके बाद 36वें नंबर पे क्या है कि शंकर पासवान करके, उसके बाद 37वें नंबर पे ये सानिया सानिया करके 1 2 3 करके, और 30वें नंबर पे अंजय कुमार है, 39वें नंबर पे धीरेश कुमार है, उसके बाद 40वें नंबर पे सुनील पारा है, 41वें नंबर पे ये पलक कुमारी है, उसके बाद 42वें नंबर पे लोकेश शर्मा है, 43वें नंबर पे उदय राज है, 44वें नंबर पे जितेंद्र यादव है। चलिए उसके बाद आपको दिखाते चलते हैं 45वें नंबर पे क्या है कि सानिया परवीन करके है, उसके बाद जो है 46वें नंबर पे मोहन कुमार है, उसके बाद 48वें नंबर पे रागनी है, और 48वें नंबर पे विजय है, उसके बाद 49वें नंबर पे आपका सुनील पाल है। तो इतने लोगों ने क्या किया है कि ग्रुप डी में पार्टिसिपेट किए हैं। क्या ग्रुप डी टेस्ट नंबर जो है टेस्ट नंबर 26 में पार्टिसिपेट किए हैं। अब आपको बताते चलते हैं कि ये जो है आपका एनटीपीसी में किसने कितना नंबर लेकर के आया है वो दिखाते हैं। देखिए ये एनटीपीसी टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसके लिए है ये। ठीक है, देखिए एनटीपीसी में जो पार्टिसिपेट किए हैं उसको दिखा देते हैं। पहले नंबर पे देख लीजिए मोहन भाई है, दूसरे नंबर पे ये शशि कुमार है, उसका तीसरे नंबर पर प्रत्यक्ष है, चौथे नंबर पे सोनू राम है, 5वें नंबर पे रागनी है, छठे नंबर पे ये श्वेता कुमारी है, 7वें नंबर पे ये सचिन कुमार है। उसके बाद जो है आप देख लीजिएगा अगला बताते चलते हैं। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रमेश सिंह है, 9वें नंबर पे ये सुमन पानवार है, 10वें नंबर पे कुलदीप है, 11वें नंबर पे सुनील बंसल करके है, अक्षय है, 12वें पे 13वें पे नीलेश यादव है, 14वें पे सुशील राज है, 15वें पे मणिकांत है, उसका 16वें नंबर पे ये महेश राज है। अगला देखिएगा 17वें नंबर पे बात कर लेते हैं तो विजय पाल है, उसके बाद 18वें नंबर पे कुमुद रंजन है, उसके बाद 19वें नंबर पे देख लीजिएगा मुकेश शॉ है, उसके बाद 20वें नंबर की बात कर लेते हैं मनीष अग्रवाल है, 21वें नंबर पे अमृता है, 22वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ललन यादव है, 23वें नंबर की पन्नेलाल है, उसके 24वें नंबर पे दिनेश चौधरी है। उसके बाद देखिएगा 25वें नंबर की अगर बात करें तो 25वें नंबर पे ये शिशु प्रिया है, 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज सूर्या है, 27वें नंबर के राजीव यादव है, 28वें नंबर पे लक्ष्मण कुमार है, 29वें नंबर की बात कर लेते हैं वो आलोक सिंह है, उसके बाद 30वें नंबर पे ये नुसरत है, 31वें नंबर की बात कर लेते हैं तो शशि है, उसके बाद 32वें नंबर पे ये चंदन कुमार है, 33वें नंबर की बात कर लेते हैं तो रविशंकर है। इसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए अगला नंबर देख लीजिएगा 34वें नंबर की अगर बात लेते हैं तो रविशंकर है, 35वें नंबर पे ये एमडी शावीर है, उसके बाद 36वें नंबर की बात कर लेते हैं तो कमलेश है, उसके बाद 37वें नंबर पे आलोक है, और 30वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये बम्बम है, 39वें नंबर पे रोशन कुमार है, 40वें नंबर पे कमला कुमारी है, 41वें नंबर पे रविशंकर है। उसके बाद 42वें नंबर की ईशा टिग्गा करके है, उसके बाद जो है 43वें नंबर पे ये विकास कुमार है, उसके बाद 44वें नंबर पे विनय है। जो लोग एनटीपीसी में क्या किए हैं कि टेस्ट दिए हैं, ठीक है, एनटीपीसी में टेस्ट में पार्टिसिपेट किया 26 में, उनका ये रिजल्ट है, ठीक है, यानी स्कोर कार्ड है। तो दोस्त आप लोग भी अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जाकर के क्या कीजिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम आपको हम बता ही दिए है, जाइए आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट जो है आपका टेस्ट नंबर एक्टिव है, कितना टेस्ट नंबर जो है 27 एक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेटेड है, जाकर के टेस्ट लगाइए। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं और जो लोग टेस्ट दे रखे हैं अच्छी बातें हैं, ठीक है। चलिए जो लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जस्ट फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले दिन लेकर के आएंगे आपके लिए टेस्ट नंबर 27 का डिस्कशन इसी समय। फिलहाल इजाजत दे दीजिए, जय हिंद दोस्तों।